वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भू संरचना एवं उस पे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपीजीके का 4th लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश जीके में आप वो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश की सबसे पहले देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बाद में हम देखेंगे भू संरचना में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो गोपाचल पर्वत रेंज पाई जाती है, आपने सुना होगा। जैन जो अतिशय क्षेत्र है गोपाचल, भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ पे अतिशयकारी मूर्ति लगभग 19 फीट के आसपास की यहाँ पे विराजमान है, जो जो ग्वालियर का किला है उसकी तलहटी में बना हुआ है। इसके साथ ही हम ये देखें कि जो सिगार चोटी है, हमने देखा था ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी थी। उसके बाद में हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत रेंज। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विंध्याचल पर्वत रेंज पाई जाती है वो किन किन उनमें पाई जाती है राज्यों में। तो इसका जो विस्तार मुख्य रूप से देखा जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के सासाराम तक देखा जाता है। सासाराम जो कि रोहतास जिले तक है। अब हम देखते हैं उसके साथ में कि अगर पूछा जाए आपको कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विंध्याचल की, तो कौन सी है यहाँ पे सद्भावना चोटी, जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे चले जाते हैं हम, तो हमने जैसे कि भू आकृतिक क्षेत्रों में देखा था, हमने भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश के में कि जो हमारा सतपुड़ा था वो 3 श्रेणियों में विभाजित था। जो पश्चिमी इसकी श्रेणी थी उसको राजपीपला बोला जाता था, मध्य की श्रेणी थी उसको महादेव श्रेणी बोला जाता था, और जो पूर्व की जो श्रेणी थी उसको क्या बोला जाता था, मेकाल श्रेणी बोला जाता था। अगर हम सतपुड़ा के पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अमरकंटक थी। उसके बाद में मध्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो धूपगढ़ थी, जो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी। उसके बाद में चूलगिरी जो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी थी। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो कौन सी है, हमारी धूपगढ़ चोटी है। इसी प्रकार से जो हमारा विंध्याचल है वो भी कैमूर श्रेणी, भांडर श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के रूप में 3 रूपों में विभाजित देखा जाता है। आगे हम एक पर्वत को लेंगे और उसके बाद में उसमें चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैसी है, ये हमारे अवशिष्ट पर्वत हैं। क्या होता है, जब एक पर्वत एक समय बाद जब जल जल वायु आदि के कारण अपर्दन की क्रियाओं से जब वो छोटे छोटे होने लगते हैं तो वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो हमारे विंध्याचल और ये सतपुड़ा वाला, एक सतपुड़ा की जो श्रेणी है ना, और इसका लेकिन आकार है, आकार वो पाया जाता है ब्लॉक पर्वत की तरह, क्योंकि इसके आसपास में दोनों ओर क्या पाई जाती हैं, 2 रिफ्ट वैली पाई जाती हैं, और जो बीच में ऐसे खड़ा हुआ है। तो जो दोनों तरफ अगर रिफ्ट वैली पाई जाए और बीच में जो पर्वत खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। लेकिन ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत हैं। ये अपने शुरुआती जब इनका निर्माण हुआ था तब ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अपर्दन की क्रियाओं के कारण वायु, जल एवं कई मानवादि गतिविधियों से इनका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इसलिए क्या हो गए, अपशिष्ट पर्वत हो गए। अब देखते हैं हम कि विंध्याचल विंध्याचल के बारे में। वही हम जब धार घूमने जाते हैं तो क्या है, मांडू जाते हैं, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट, जनापाव पहाड़ी, इंदौर के पास में काकरावाड़ी और सलकनपुर, भीमबेटका, ये कहाँ पहुंच गया, हमारा सीहोर वाला क्षेत्र, भीमबेटका राजस्थान वाले क्षेत्र। और पुराणों में विंध्याचल को पश्चिम भाग को क्या कहा जाता था, प्रयात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रयात्र कह जाता था। इसी का जो मध्य भाग है जिसे क्या कहा जाता है, भांडर कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी दमोह में कौन सी स्थित है, इसकी सद्भावना चोटी, जो दमोह में अवस्थित है। उसका जो सबसे पूर्वी भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, कैमूर पर्वत श्रेणी बोलते हैं, जहाँ पर त्रिकुटा पर्वत, माँ शारदा विराजमान है। गिद्धराज पर्वत पूछ लिया जाता है, गिद्धराज पर्वत पहले कहाँ अवस्थित था, तो सतना में था, लेकिन जब से मैयर अलग बनाया तो ये कहाँ हो गया, मैयर में अवस्थित हो गया। केन नदी का उद्गम स्थल ये इसी से, कोई कटनी के आसपास वाले क्षेत्र से माना जाता है, तो केन नदी का उद्गम स्थल। और कैमूर पर्वत किसके मध्य जल विभाजक का काम करती है, देखो ये मैं आपको एक सिंपल सा एमपी का मैप बनाता हूँ। ये यमुना और सोन के बीच में मध्य विभाजक का काम करती है। तो कैसे है, हमारे एमपी का मैप हुआ, ये एमपी का मैप हो गया हमारा। अच्छा सा बना देता हूँ मैं, नहीं तो आप कहेंगे कैसा बना रहे हो सर। ठीक है, ये हमारा एमपी का मैप हुआ। देखो ये ऐसे ये विस्तारित है, और ये ऊपर से कौन आ रही है, यमुना जी आ रही हैं हमारी, और ये ऐसे सासाराम तक विभाजक के रूप में पाया जाता है, रोहतास। उसके बाद में पटना आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खत्म हो जाता है ये। और यहाँ से हमारी कौन निकल रही है, सोन नदी निकल रही है, तो सोन नदी यहाँ पे जाती है, और यहाँ प्रयागराज में ये गंगा जी से मिल जाती हैं। फिर आगे जाके पटना में जाके यहाँ पे गंगा जी से
सोन मिल जाती है। तो ये किसके मध्य में जल विभाजक का काम कर रहा है? मुख्य रूप से यमुना और सोन के बीच में। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम, ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में ये देखा जाता है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन कौन करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं हम। नर्मदा लिखा होता है तो नर्मदा नदी लगा देते हैं, सतपुड़ा लिखा होता है तो सतपुड़ा लगा देते हैं, और अगर विंध्याचल लिखा हुआ तो विंध्याचल भी लगा देते हैं। और अगर पेपर में पूछा जाता है ना, तो एमपीपीएससी में कई बार ऐसा होता है 2 से 3 आंसर भी वो दे देते हैं। अगर सभी दिए तो सभी आंसर लगा दो, कोई भी सही हो जाता है ऐसा मुख्य रूप से। लेकिन हम क्या लगाएंगे? सतपुड़ा लगाएंगे। अगर ऐसा ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है तो सतपुड़ा लगाएंगे। आगे देखते हैं हम। ये भी 3 रूपों में विभाजित है: राजपीपला पश्चिमी भाग, मध्य एवं दक्षिण का भाग महादेव श्रेणी, और पूरब का भाग मेकाल पर्वत श्रेणी। अब आ जाते हैं हम राजपीपला के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अखरानी पहाड़ियाँ वगैरह पीपीपीएससी के 2022 वाली परीक्षा में पूछ लिया जाता था। ये कहाँ अवस्थित थी? तो बड़वानी जिले में अवस्थित थी। अखरानी पूछा था सीधे से क्वेश्चन, एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था ये 2022 वाले में। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? जो बुरहानपुर दर्रे से लेकर गुजरात के क्षेत्रों तक ये विस्तारित है। ठीक है, बुरहानपुर दर्रे से गुजरात के क्षेत्रों तक ये विस्तारित है। इसके अंतर्गत अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, असीरगढ़ पहाड़ियाँ। असीरगढ़ तो आपको पता है बुरहानपुर का क्षेत्र है, जहाँ से अहीर द्वारा यहाँ पे अपने किले का निर्माण कराया था। अखरानी और मथर पहाड़ियों के बीच नर्मदा गहरी कंदराएं कौन सा जिले में था? देखो ये पूछा गया है, किस में है? 2021 में, 2022 में है। 21 नहीं है, ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और सबसे ऊंची कौन सी है यहाँ की? चूलगिरी। कितनी है? 1215। अगर एमपी की दूसरे नंबर की भी पूछा जाए ना, तो कौन सी है? चूलगिरी श्रेणी है, क्योंकि 1350 महादेव पर्वत श्रेणी पर हमारी धूपगढ़ स्थित है। वैसे किसको, तो असीरगढ़ को क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आक्रमण अकबर ने किस पे किया था? मध्य प्रदेश में किया था। और सबसे लास्ट भी आक्रमण उसने 1601 में किस पे किया था? असीरगढ़ के किले पर किया था। प्रारंभ भी मध्य प्रदेश से करता है और अंत भी मध्य प्रदेश से करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई जो टीचर पढ़ाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये नोटिस मैंने की, ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। दूसरे नंबर का आ गया, इस बोला जाता है किस किले के द्वार को अकबर ने सोने से खोला था? तो अजय असीरगढ़ का किला था। यहाँ के जो लोग थे दरबार वगैरह, उनको क्या सोने के सिक्के दे दिए थे, उसको सोने से भी खोला गया था इसको। महादेव क्या आ गया? मध्य सतपुड़ा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? महादेव पर्वत श्रेणी। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर फैला हुआ है। साथ में खंडवा से लेकर सिवनी तक पाया जाता है। अगर हमारे यहाँ पे जिलों के बारे में बात कर ली जाए तो कहाँ पे पाया जाएगा? खंडवा से लेकर सिवनी तक पाया जाता है। इसकी जो मुख्य चोटियाँ कौन सी हैं? धूपगढ़, पचमढ़ी। पचमढ़ी में धूपगढ़ अवस्थित है तो पचमढ़ी श्रेणी भी है। चौरागढ़, यहाँ मंदिर वो मेला लगता है। नंदीगढ़, कालीबीत जो कि बैतूल में अवस्थित है। ये प्रमुख प्रमुख चोटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। धूपगढ़ चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा मेकाल, जो उसका पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग है जो सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। खंडवा से लेकर सिवनी तक क्या था हमारा? महादेव पर्वत श्रेणी थी। लेकिन और ये सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। पूर्वी सीमा में ये ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। आगे देख लेते हैं हम इसमें। ये अमरकंटक, इसके अंदर अमरकंटक, बेहर का पठार, किरार घाटी जो विवादित रहती है हमारी, जो हम 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर क्षेत्रफल कभी कभी कम देखते हैं ना एमपी कब से। अचानक मार्ग, जो हमारा बीएसआरबी है, बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को में भी दर्ज है, वो भी इसी के दोनों, क्योंकि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा साझा करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और छत्तीसगढ़ में स्थित सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? बंदरगढ़ है। कितना है उसका हाइट? 1176 मीटर। हमारे यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? 1058 मीटर। बेरी मिल जाएगी कहीं 56-52 में मिल जाएगी, लेकिन 1058 आप याद कर लीजिए, आसपास ही रहेगी इसकी। इतना बगल में नहीं पूछते। हमने इनके बारे में पढ़ दिया। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कौन सी है इसकी? बंदरगढ़ पहाड़ी। अब देखो ये हमारा विंध्याचल हो गया, बीच में नर्मदा जी निकल रही हैं, सतपुड़ा हो गया। अब देखो ये दोनों तरफ घाटी पाई जा रही है, ये सतपुड़ा, इसलिए इसको ब्रॉक पर्वत भी बोलते हैं। और नीचे अजंता की श्रेणी आ जाती है, फिर उसके बाद सतमाला पहाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर बालाघाट की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ये वो वाला बालाघाट नहीं अपने वाला, ये दूसरा वाला बालाघाट है। सतमाला आ जाती है, बालाघाट की पहाड़ी आ जाती हैं, फिर हरिश्चंद्र हिल्स नीचे स्टार्ट हो जाती हैं कर्नाटक के क्षेत्र की ओर में। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? धूपगढ़, 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? धूपगढ़, ये भी मध्य प्रदेश की है, यही सतपुड़ा की है। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अमरकंटक। मैंने देखा था वेरिएशन मिलेगा, 1067 मीटर। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? बंदरगढ़, कितनी है? 1176।
राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा 1172 मीटर। उसके मालवा के पठार की सिगार चोटी इंदौर में अवस्थित है 1881 मीटर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कालूमार या सद्भावना गुडविल को भी बोलते हैं 752 दमोह में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश में मध्य भारत एवं ग्वालियर संभाग ग्वालियर चंबल के पठार पे जो सबसे ऊंची चोटी पाई टोगरा चोटी कितनी है 1430 मीटर, श्योपुर में अवस्थित है। कौन सी है? टोंगरा। आगे चलते हैं हम। इसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो गोपाचल पर्वत हो गया, जो भी किले की जो तलहटी में बना हुआ है, ये गोपाचल उसी पर्वत पे बने हुए हैं। टोगरा श्योपुर में अवस्थित हो गई। जानापाव ये कहाँ मध्य ग्वालियर इंदौर में आ गई है। उसके बाद मत्थार हिल्स, बीजागढ़ हिल्स, ये बड़वानी वाले क्षेत्र के आसपास बॉर्डरों पे पाई जा रही हैं। ये गोमन हिल्स, ये हमारा झाऊ वाली राज परिवार के पास में पाई जा रही हैं। कांवड़िया हिल्स, जो हमें खंडवा खरगोन से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, देवास से लगा हुआ वो क्षेत्र है। कालीभीत हिल्स, ये तो बैतूल में है ही है। लॉन्जी हिल्स बालाघाट में, पूछ लिया जाता है लॉन्जी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो बालाघाट में पाई जा रही है। लमेटा हिल्स जबलपुर में पाई जा रही है। सद्भावना हो गया हमारा कहाँ पे दमोह में। नारो हिल्स, हम बोलते हैं कि जो पवित्र स्थानों पर एक नारो हिल्स को भी शामिल किया गया है। अब हम पवित्र वन देखते हैं ना, जिनको पहले पूजा जाता था, तो उसमें नारो हिल्स सतना में आता है। त्रिकुटा पर्वत मैयर में, तो ये हमें याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत है उन्हीं के जो नाम लिए हुए हैं, लौंजी, बालाघाट, लमेटा, वही नरो, सतना, जानापाव, इंदौर, श्यामालल, ये क्या ये पांचों हिल्स के नाम हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि जो भोपाल किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो ये श्यामलल, नोरी, अरोरा, कटारा, कटरा बोलते हैं ना हम यहाँ पे, और ईदगाह, इन पर इनके भवन ही पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री निवास कहाँ है, राज्यपाल निवास कहाँ है, तो कहाँ भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। त्रिकुटा मैयर हो गया, मथुवार हिल्स का हो गया, धार अलीराजपुर की सीमा पर हो गया, जो मथुवार हिल्स जो बनी हुई है। और बाघ हिल्स कहाँ है? धार में, क्योंकि पहले इनको बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन अब इनमें क्या है कि बाघ पाए जाते थे, इसलिए इनको बाघ हिल्स भी कहा जाने लगा था। उसके बाद धजारी, ये हमारे इंदौर के पास में ही है। ये तीनों जानापाव, सिगार और धजारी, ये इंदौर में ही अवस्थित है। टोगरा, श्योपुर हो गया, कालीभीत, ठीक है। यहाँ पर क्या भालू भालू अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, ध्यान रखना कालीभीत अभ्यारण्य को। बैतूल में है। गिद्धराज मैयर में हो गया। गोपाचल ग्वालियर में हो गया। उसके में गोमनपुर, मोगराबा, नीलकंठ, शिकारपुर कहाँ, ये धार में है। इसके साथ ही कांवड़िया हिल्स, शंकरगढ़ हिल्स, मैंने बोला कांवड़िया हिल्स देवास वाली सीमा पर है। तो ये क्या है, जब नेमावर वगैरह जाते हैं ना, तो ये उधर ही पड़ता है। आगे चलते हैं हम। आगे है कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, जो मैंने आपको नारो हिल्स बताया गया था, तो जैव विविधता के लिए फेमस है। इसको पवित्र क्षेत्र भी घोषित किया गया। नारो हिल्स कहाँ? सतना में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गई। कहाँ पे है ये? नर्मदापुरम जिले में है। लमेटा हिल्स जबलपुर में है। यहाँ पे पहला, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना किया। जियो पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लमेटा हिल्स में। मेकाल रेंज की सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? मेकाल रेंज में खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं धारवाड़ क्रम की चट्टान, अभी हम जब भू संरचना पढ़ेंगे ना, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। त्रिकुटा पर्वत कहाँ पाया जा रहा है? मैयर में। माँ शारदा का स्थान है ये मुख्य रूप से। उसके बाद में जो राष्ट्रगान में किसको सपूत विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया गया है? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलद तरंगा। तो ये विंध्याचल। अभी क्या है, जो हमारा राष्ट्रगीत है वो बहुत उसमें सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इसको क्या लगभग 150 वर्ष पूरे हो गए थे, तो इसको भी ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से। और विंध्याचल का पूरा नाम क्या था? विंध्य अटवी। अटवी क्या बोला जाता था? क्षेत्र, हमारा जो आठव प्रदेश बोला जाता था इसको, इसलिए अटवी, विंध्य अटवी। और विंध्याचल में क्या पाया जाता? चूना पत्थर। मुख्य रूप से जो इसके आसपास में जो पाए जाते हैं ना, वो क्या पाए जाते हैं? चूने से जुड़े हुए, वो सीमेंट से जुड़े हुए उद्योग पाए जाते हैं। सभी सीमेंट फैक्ट्रियां इसी के आसपास में विकसित हैं। देखिए हंडिया पहाड़ियाँ कहाँ है? हरदा में। हांडिया क्षेत्र भी है हमारा, हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? क्वार्टरजाइट पाया जाता है। और धार जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोगराबा। ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि धार जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोगराबा। अब चलते हैं हम, आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की भू संरचना। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, और मध्य प्रदेश की भू संरचना कैसी कैसी चट्टानें पाई जाती हैं। तो एक ट्रिक याद रखना हमेशा, ऐसे याद नहीं होती हैं। देखो ट्रिक क्या है हमारी? आधा, कभी, आधा कभी, गोद और टक। क्या है? गोद, टक। अब देखो, गोद, टक। देखो, आ से हो गया आर्कियन, धा से हो गया धारवाड़, का से हो गया कडप्पा, वा से हो गया विंध्यन, गोदमाने हो गया गोडवाना, और दामाने हो गया दक्कन। उसके बाद में टर्सरी मतलब तृतीय युग की चट्टान है ये, तृतीय। और ये होती है क्वार्टरजनरी, चतुर्थ युग की चट्टान है।
चतुर्थ युग में आ जाते हैं। जो हमारे जलोढ़ मैदान बन रहे हैं ना, वो क्वाटरजरी चतुर्थ युग में आ जाते हैं, ध्यान रखना। एक क्वाटरजरी टर्सरी तृतीय की होगी ये। देखो, इनका अपर्दन हुआ तो ये बनी, इनका अपर्दन हुआ तो कुडप्पा बनी, कुडप्पा का आवर्धन हुआ तो विंध्यन बनी। चूना पत्थर पाया जा रहा है, और चूना पत्थर वाले का अपर्दन हुआ तो क्या बना, गोंडवाना क्रम की बनी। इसमें क्या पाया जा रहा है सबसे ज्यादा, जो देखो यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है सबसे अधिक। जो ऐसे ये मुख्य रूप ये होती हैं, ये खनिज मुख्य, खनिज वाली। विंध्यन वाली चूना पत्थर सीमेंट वाला, चूना पत्थर। गोंडवाना कोयला वाला। डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप क्या आ गया, काली मिट्टी वाला आ गया। उसके बाद में ये टर्सरी और क्वार्टरजरी आ गया। अब इसके बारे में हम एक एक को डिटेल में देखेंगे क्या है। अब देखो, जब मैं भौतिक क्षेत्र बता रहा था आपको, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो ए वाले क्षेत्र का निर्माण हो रहा था वो किससे हो रहा था, आर्किन क्रम की चट्टानों के या फिर विंध्यन क्रम की जो चट्टानें थी उनके अपरदन से। यहाँ नीच चट्टानों से ये बन रहा था। किससे बना था, नहीं, ये डक्कन ट्रैप से बनना था। ये यहाँ तक डक्कन ट्रैप, और पूर्व में धारवाड़ की चट्टानें पाई जा रही थी। तो आप सबको समझ में आ गया ना कि कैसे हम बता रहे थे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। बस बुंदेलखंड के बाद में रखना नीच चट्टान है, नीच चट्टान, जो आग्नेय चट्टानें होती है नीच चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अब देखेंगे, देखो, गोद में नहीं, आधा कभी गोद तक। अब पहले पढ़ लेते हैं हम कौन सी चट्टान है हमारी, आर्कियन क्रम की चट्टान है। सबसे प्राचीन चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन युग में ये बनी। देखो, अब जब स्किल पढ़ते हैं ना तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्री पोलोजोइक, पोलोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नवजीवी, मध्यजीवी, पुराजीवी, पूर्व पुराजीवी, इस प्रकार से उनके नाम देते हैं। उनमें इन सब ये प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन किस क्रम की चट्टान है तो उन सब में ये बताया जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस या शिष्ट का निर्माण होता है। ये बुंदेलखंड वाला नीस का सबसे पुराना भाग यहीं पे पाया जाता है। बुंदेलखंड के पठार में टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी सीपरी आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म किसमें पाया जाएगा, जहाँ अवसादी चट्टानें होंगी, परतदार चट्टानें होंगी, जिनमें रंध्र पाए जाएंगे। इनमें क्या है, ना तो रंध्र पाए जाते हैं, ना ये परतदार होती है नीच चट्टानें, या आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं इनको, ना ही इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें होती हैं। अब चलते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर। देखो, आर्किन का मैंने बताया ना आपको, उनका अपर्दन और निक्षेपण हुआ। कहीं से अपर्दन होता है, दूसरी जगह पे जाके ये डिपोजिट हो जाती हैं, तो उसको निक्षेपण होते हैं। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि बस डिपोजिट हो गई तो बस हो गया। ताप दाब की कई क्रियाओं के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टानें कठोर होती हैं और जो अपर्दित या निक्षेपित पदार्थ होता है वो मुलायम होता है। यह अत्यधिक रूपांतरित होने वाली हैं। इसमें भी क्या पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव पाया जा रहा है। और इनके जो अन्य नाम है, हमारे यहाँ पे पहले पेपरों में पूछा जाता था कि कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती है। जैसे संकोली है, संकोली कहाँ पाई जाएगी, जबलपुर में। चिपली कहाँ पाई जाती है, हमारे बालाघाट में। सौंसर कहाँ पाई जाती है, पहले हम छिंदवाड़ा रखते थे लेकिन वर्तमान में वो कहाँ है, वो पाडोना में। सकोली कहाँ हो गया, जबलपुर में। चिपली कहाँ हो गया, बालाघाट में, इसको याद कर लो। सौंसर कहाँ हो गया, पाडोना में। ठीक है। अब है हमारा, इसमें क्या पाया था, मैग्नीज अधिक मात्रा में पाया था, इसलिए बालाघाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है, यहाँ पर चिपली श्रेणी में। अब चलते हैं आगे। इनका नामकरण इन चट्टानों को देखो, सबसे पहले इनको खोजा गया था कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, या वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों से ही उस जिले का नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो दोनों या एक दूसरे के रिवर्स हो सकते हैं। नामकरण हम लोग करते हैं और पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर, तो वही आ गया है। पहले चट्टानें पाई गई होंगी तो उस जिले का नाम भी धारवाड़ कर दिया गया। और सर्वाधिक खनिज इन्हीं में पाया जाता है। समृद्ध चट्टानें, सबसे पैसे वाली चट्टानें यही होती हैं। अगली चट्टानों पर चलते हैं हम। कडप्पा क्रम की चट्टान है। ये दो रूपों में विभाजित होती हैं। बिजावर पाया जाता है हमारा पन्ना सतना वाले क्षेत्रों में, और ग्वालियर क्षेत्रों में ग्वालियर वाला क्षेत्र पाया जाता है। जो बिजावर श्रेणी है ना, ये रीवा पन्ना वाला पठार किससे बना हुआ है, कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो इसमें वही है कि धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का अपर्दन निक्षेपण हुआ तो इनका निर्माण हुआ। पन्ना, सतना, छतरपुर, ग्वालियर श्रेणी आदि में पाई जाती है। हीरा मुख्य रूप से कडप्पा क्रम की चट्टानों में देखा जाता है। इसका नाम भी कहाँ से पड़ा है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव में इनका नामकरण हुआ था। क्या हुआ था, कडप्पा के नाम पर इनका नामकरण हुआ था। देखो, ये भी हो सकता है कि इन क्रमों के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा हो, तो दोनों भी रिवर्सिबल चीजें हो सकती हैं। ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं। और कुडप्पा सैलों के ग्वालियर उपक्रम के निचले भाग को क्या कहते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पार, निचले भाग को। और ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, मुरार। ध्यान रखना, कोई पूछे कि जो मुरार वाला क्षेत्र किधर को है, पूर्व की ओर है, तो ऊपर की ओर है, तो क्या हो गया, वो मुरार है। मुरार ग्वालियर में ही पाया जाता है क्षेत्र, मुरार छावनी जिसको बोलते हैं, जहाँ आर्मी रहती है। छावनियाँ में आर्मी रहती है। और निचले भाग को क्या कहते हैं, पार। तो ये हमें ध्यान रखना, पार मुरार। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं,
पश्चिमी भाग नीचे की ग्वालियर का जो निचला वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, जहाँ पे तिगरा वगैरह डैम पाया जाता है उसको पार कहते हैं। और जो ऊंचाई की ओर क्षेत्र है, मुरार वाला क्षेत्र है पूर्व की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, मुरार बोलते हैं। अन्य, अब हम चर्चा करते हैं बिंदन क्रम की चट्टानों में। सेम वही चीज रिपीट हो जाएगी। कडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हो रहा है। ये कहाँ पाई जा रही है, बिंदन क्रम की चट्टानें कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणियों में पाई जा रही है। यहाँ चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाए जाते हैं। और इसके जो निचले विद्युत क्रम को क्या बोलते हैं, हम समरी श्रेणियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे का जो क्रम है उनको क्या बोलते हैं, समरी श्रेणियां बोलते हैं। क्योंकि ये जो चट्टान जैसे जाती है ना, ये तो नीचे की ओर होने लगती है, तो नीचे का जो भाग यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमरी श्रेणी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा ये डक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में हम देखते हैं, तो इनका जो निर्माण हुआ है ना, मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। किससे हुआ है, ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया हमने देखा होगा, तो हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर किसी समय पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई हैं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है। बॉक्साइट, स्टफिक, ठीक है, और डोलोमाइट आदि, और काली मृदा, इनके जो उससे किसका निर्माण हुआ है, इन सबका, जब बॉक्साइट, स्टफिक, डोलोमाइट से के अपरदन से काली मृदा यहाँ पूरे क्षेत्र पर बिछी हुई है। तो देखते हैं सबसे अधिक काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के मालवा भाग में पाई जाती है। और सबसे अधिक गहरी काली कहाँ पाई जाएगी, तो नर्मदा घाटी में पाई जाएगी। ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। बेसाल्ट जब यह ऊपर आ जाती हैं, जब ये सतह पर आ जाती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, बेसाल्ट बोला जाता है। और जब ये जमीन में रहती हैं तो ग्रेनाइट बोला जाता है। तभी तो जमीन में से ग्रेनाइट चट्टान निकाली जाती हैं। और ये मालवा में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा में पाई जाती हैं। अब आ जाती हैं हमारी कोयले वाली चट्टानें या गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें क्या है, कार्बोनिफेरस पूछते हैं। कार्बोनिफेरस जो हमारा मीसोजोइक था, मीसोजोइक या जिसे जुरासिक युग भी बोला जाता है। एक मीसोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक, और एक था हमारा पोलोजोइक, पोलोजोइक। देखो इसको बोला जाता है, इसको बोला है डायनासोर का युग। डायनासोर का युग, इस समय डायनासोर पाए जाते थे लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर हमारे लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व में। और सीनोजोइक ये पाया जाता मैमल्स का, स्तनधारियों का। और इसमें पाए जाते थे समुद्री जीवों का, कबाक, छोटे छोटे कबाक हो रहे हैं, शैवाल बन रहे हैं, तो पोलोजोइक में ये पाए जाते थे। पूरे पोलोजोइक में कोई नहीं था। इसको बोलते थे पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतनजीवी या नवजीवी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो है ना, जोरासिक युग जो हमारा मीसोजोइक था, उसमें कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरासिक युग में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। पैच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बालाघाट, तो ये यहाँ पे इनकी अवस्थिति देखी जाती है। अब आती है हमारी तृतीय क्रम की चट्टानें, टर्सरी। तो वही जो नवीन चट्टानें बन रही हैं नदियों द्वारा, जो घाटियां बनाई जा रही हैं या फिर संप्राय मैदान बनाए जा रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पुराने जरूर मुख्य रूप से इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। तो आपकी ये सब चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक बार इसका जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कि या फिर हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भूवैज्ञानिक संरचना से के युग और प्रमुख सेल समूह एक नज़र में कैसे, नवीन युग कौन सा होगा, एलुवियल बोलते, जलोढ़ मृदा, वो यही है। प्लिस्टोसिन, सीनोजोइक का सबसे नीचे वाला क्रम था प्लिस्टोसिन, तो उसमें पुरातन या पुरानी एलुवियल बन रही है, लेटराइट मिट्टी बन रही है। लोअर यूएसिन, ये देखो, ये जो क्रम है ना, ये हमारा आज से युग से पीछे की ओर जा रहे हैं हम। ये सबसे दूर का युग है कौन सा, आर्कियन युग। देखो मैंने प्री कैम्ब्रियन, लेटर कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, और यहाँ पर देखो कौन सी चट्टानें पाई जाती थी, आर्किक, आर्कियन, सबसे पुरानी चट्टानें यहीं पाई जा रही थी। और ये ऐसे ऐसे आके जो चट्टान, इसका उल्टा क्रम स्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ से जो पढ़ रहे हैं नाम, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है, इन चट्टानों का पीछे से। तो ग्रेनाइट नीस कहाँ पाए जा रहे थे, आर्कियंस युग में। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा यहीं पाई जा रही थी। उसके बाद में फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, फिर उनका अपर्दन हुआ, तो हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी, तो फिर उसके बाद बिंदन क्रम की बनी, फिर उसके बाद डक्कन ट्रैप बना, फिर उसके बाद गोंडवाना बना, फिर टर्सरी युग, और फिर हमारे यहाँ पे चतुर्थ युग की चट्टानों में एलुवियल जो नवीन जलोढ़ आता है ना, वो चतुर्थ युग में आता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं, जैसे कि पन्ना, और ये कहाँ पे पाया जाता है, बिजावर श्रेणी में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टान है, उसके बराबर बिजावर श्रेणी की अपर श्रेणी में, अपर विंध्यान में। और आर्कियन युग की चट्टानों में क्या पाया जा रहा है, हमारा संगमरमर पाई जा रही है। पन्ना जिले में हीरे किस नदी से प्राप्त होते हैं, भोगन नदी से प्राप्त होते हैं। मझगवा कहाँ पाया जाता है, पन्ना में। हिनौता कहाँ पाया जाता है, पन्ना में। कटोरिया कहाँ पाई जा रही है हमारी, सतना में। उसके बाद में बंदर भी पूछ लेते हैं, एक बंदर कदन किसके, तो छतरपुर में।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश में पहाड़ एवं भू संरचना के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से मैं अगला एक वन शॉट लेके आने वाला हूँ, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें हम मध्य प्रदेश की सभी नदियों का समग्र अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।